हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था बल तथा गति का नियम। इससे जो पहले वाला वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा था गति का पहला नियम यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम यानी कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले संवेग को पढ़ना पड़ेगा कि संवेग क्या होता है। तो हम बात करेंगे पहले संवेग की। आपको अगर संवेग अच्छे से समझ में आ जाता है, संवेग को अच्छे से समझ पाते हो, तो आपके लिए जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ होगा वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा स्टूडेंट। तो देखिए संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और जो संवेग होता है ना, इसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल p यानी कि संवेग बराबर होता है किसका, द्रव्यमान के यानी कि मास के, और किसका, वेग यानी कि वेलोसिटी, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान और वेग होता है ना, इन दोनों का जो गुणनफल होता है इसको संवेग कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ p क्या है, संवेग है वस्तु का, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है, वस्तु का वेग है, यानी वस्तु किस वेग से जो है गतिशील है। इसके बाद संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है m गुना v, यानी द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, वेग का मीटर पर सेकंड, तो इसका संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये होता है आपका संवेग। इसके बाद देखिए संवेग को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपके पास एक टेनिस बॉल है और एक आपके पास है क्रिकेट जिससे खेलते हो ना, कोस्को बॉल है। आप क्या करते हो, किसी बंदे को इस तरह से फेंक के मारते हो बॉल, और दोनों की दोनों यानी कि एक बार टेनिस बॉल फेंक के मारते हो उस बंदे पे, और एक बार जो क्रिकेट वाला बॉल होता है वो फेंक के मारते हो। दोनों के दोनों सेम स्पीड से जाते हैं और उस बंदे के टकराते हैं। तो ज़्यादा यानी कि ज़्यादा जो चोट लगने की चांसेस है वो कौन सी, कोस्को वाली बॉल से लग सकती है या आपने जो टेनिस बॉल फेंक के मारा उससे लग सकती है। देखिए दोनों की दोनों सेम स्पीड से फेंकनी है आपको, ज़्यादा चोट जो लगेगी ना वो क्रिकेट वाली बॉल से लगने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्रिकेट वाली बॉल है ना, उसका क्या है, जो संवेग है वो क्या है, ज़्यादा है। संवेग ज़्यादा कैसे हो गया, दोनों का वेग तो एक जैसे था, यानी कि दोनों का वेग तो एक जैसा था, आपने एक जैसी स्पीड से फेंक के मारा था, लेकिन मास यानी कि द्रव्यमान किसका ज़्यादा था, जो टेनिस बॉल थी वो हल्की थी, और जो दूसरा बॉल था आपका क्रिकेट खेलने वाला वो कोस्को बॉल, वो क्या था, द्रव्यमान उसका ज़्यादा था। द्रव्यमान ज़्यादा होने से अगर इनमें से क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़्यादा होगी, यानी कि वेग तो ये वैल्यू तो दोनों में सेम है। देखिए जैसे वेग जो है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड का था, ठीक है, और उसका भी ये टेनिस बॉल का है और ये क्रिकेट वाली बॉल का भी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड था। वेग तो दोनों का सेम था, लेकिन जब दोनों के मास की बात आती है ना, तो यानी कि इसका मास जो है ना वो क्या था, ज़्यादा था, इसका मास जो है ना, टेनिस वाली बॉल का मास कम था और क्रिकेट वाली बॉल का मास क्या था, ज़्यादा था। यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा वो कम आएगा। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि संवेग, दोनों का मल्टीप्लाई संवेग होता है ना, यानी क्रिकेट वाली बॉल का संवेग क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इसका संवेग टेनिस वाली बॉल का संवेग क्या आएगा, कम आएगा। अब संवेग कम आ रहा है, किसी का संवेग ज़्यादा आ रहा है, इससे एक बात समझ में आ रहा है ना, जिसका संवेग ज़्यादा है ना वो क्या कर सकती है, वो ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है, वो ज़्यादा किसी बंदे को फोर्स लगा सकती है, ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि जिसका संवेग कम है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका संवेग कम है उसका मतलब ये हो गया कि वो जो है उस बंदे को कम प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये संवेग हो गया। जैसे दूसरा एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे जो रोड बनाने के लिए बुलडोजर होता है ना, एक बुलडोजर का देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर फिर भी अगर कोई बंदा उसके आगे आ जाता है बाय चांस किसी वजह से, या फिर चोट लगती है उसकी वजह से, तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। लेकिन दूसरा अगर एक बात करें उसकी, अगर आपका पास कोई गन है, गन में क्या है, एक यानी कि बुलेट है, ठीक है, यानी कि बंदूक की गोली है, अगर उसमें से जो फायर होता है, एक तो बंदूक की गोली से फायर होता है तो बहुत ज़्यादा आगे वाले को प्रभावित कर सकती है, एक बुलडोजर है वो भी प्रभावित कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का संवेग ज़्यादा है, जिसका संवेग ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा प्रभावित करती है।
अब बुलडोजर का संवेग ज़्यादा कैसे है? उसका वेग तो देखिए बहुत ज़्यादा कम है, स्पीड तो बहुत ज़्यादा कम होती है बुलडोजर की, लेकिन मास क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मास ज़्यादा, इन दोनों में से एक क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है तो संवेग क्या हो जाता है स्टूडेंट? ज़्यादा, क्योंकि दोनों का क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। अगर एक ज़्यादा है, एक चीज़ इन दोनों में से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, वो ज़्यादा आ जाएगा, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और किस चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा, इसका मतलब वो ज़्यादा प्रभावित कर सकती है वो चीज़। तो बुलडोजर हो गया। जैसे दूसरा बंदूक की गोली, देखिए बंदूक की गोली तो देखिए बिल्कुल छोटी सी होती है, मास बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। कैसे? क्योंकि उसका जो वेग होता है ना वो ज़्यादा होता है। मास कम होता है लेकिन वेग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा। वेग ज़्यादा होने की वजह से दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी कि जो संवेग होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और जिसका संवेग ज़्यादा होता है वो क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो इस तरह से होता है ये संवेग स्टूडेंट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ? कह रहा है कि जो गति का द्वितीय नियम है ना, उसके अंदर उसके अनुसार क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है ना वो समानुपाती होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। यानी कि जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है ना, और संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना किसी चीज़ के परिवर्तन होने में, तो ये वो वाला समय, यानी संवेग के परिवर्तन में लगा समय। तो बल जो होता है ना वो क्या होता है? समानुपाती किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, तो हमने लिख दिया संवेग में परिवर्तन बटे में समय। इसके बाद क्या किया? F यानी कि बल है, फोर्स, बल जो है ना वो समानुपाती होता है क्या? संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, दो संवेग दे रखे हैं, उनमें अंतर कैसे निकालोगे? अंतिम वेग माइनस क्या करोगे? प्रारंभिक वेग कर दोगे। तो यही किया है। ये जो P2 है वो अंतिम संवेग है, P1 है वो प्रारंभिक संवेग है। हमने क्या किया? P2 माइनस P1 कर दिया, तो हमारे पास आ गया संवेग में अंतर। और ये T है, यानी कि संवेग में अंतर होने में लगा समय। ठीक है स्टूडेंट। और देखिए एक बार फिर थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं आपको। P1 प्रारंभिक संवेग है और P2 जो है वो अंतिम संवेग है। संवेग का फॉर्मूला होता है देखिए द्रव्यमान गुणा वेग। और जो प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक संवेग है, तो वस्तु अगर प्रारंभिक संवेग है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। अगर वस्तु पहले हम नोट करते हैं कि इसका वेग क्या है, बाद में नोट करते हैं कि इसका अंतिम वेग क्या है, तो द्रव्यमान तो एक जैसा रहेगा ना। तो प्रारंभिक वेग में क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक वेग में हम लिख लेंगे, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ इसका वेग u होगा, या अंतिम वेग को v से करते हैं तो यहाँ v होगा। द्रव्यमान दोनों का सेम रहेगा। तो हमने अगर अंतर निकालना तो क्या करेंगे? P2 माइनस P1, यानी P2 की वैल्यू रख दो, क्या होती है? mv। m क्या है? मास है। v क्या है? v है आपका अंतिम वेग। और इसके बाद माइनस कर दो, यानी P1 क्या है? आपका प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग की वैल्यू रख दो, अपॉन में T रख दो। इसके बाद में हमने क्या किया? इन दोनों में m कॉमन है, m कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? v माइनस यू बाई टी। और ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट किस चीज़ का? v माइनस यू बाई टी। यानी कि v है आपका अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, अपॉन में t है समय। यानी कि वेग में अंतर बटे समय। वेग में अंतर बटे समय सूत्र होता है त्वरण का। किसका? त्वरण का। और त्वरण को छोटे कैपिटल स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? a m का m लिख दिया। इसके बाद जब भी साइन को हटाते हैं ना समानुपाती को, तो हम इक्वल टू का लगाते हैं और एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो ये एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है k, एम ए लिख दिया। इसके बाद F बराबर आ गया एम ए। यहाँ K की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है स्टूडेंट। K की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास जो बल होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? एम ए। M क्या है? देखिए अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ चीज़ें लिखी नहीं है। M जो है ना वस्तु का द्रव्यमान है, और A क्या है? वस्तु का त्वरण है स्टूडेंट। तो जो आपका बल है वो बराबर आ जाता है किसके? द्रव्यमान गुणा त्वरण के। और देखिए 1 न्यूटन किसी वस्तु पर हम कब कहेंगे कि इस वस्तु पर 1 न्यूटन बल लग रहा है? यानी कि यहाँ 1 न्यूटन कब आएगा स्टूडेंट?
जब वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा हो, तो वस्तु का हम कहेंगे कि वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन जो बल है वो लग रहा है। तो ये था स्टूडेंट गति का दूसरा नियम, द्वितीय नियम। इसके बाद है स्टूडेंट गति के द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण हैं, जिससे आपको ये जो गति का दूसरा नियम है और ज़्यादा अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। देखिए गति के दूसरे नियम के अनुसार जो बल होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। और जो बल होता है ना वो क्या होता है, बल समानुपाती होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है ना उसकी, यानी संवेग में परिवर्तन अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, संवेग में परिवर्तन एकदम से कम टाइम में हो रहा है तो फोर्स जो है बल ज़्यादा लगेगा। संवेग में परिवर्तन की दर अगर स्लो है, कम धीरे धीरे हो रहा है तो बल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से लगेगा। कहने का मतलब हो गया जैसे क्या है, एक आपके पास एक बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा एक कोई वस्तु है बहुत ज़्यादा गतिमान अवस्था में आ रही है, गतिशील है बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से, बहुत ज़्यादा तेज़ वेग है उसका, तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। आपकी तरफ कोई स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको रोकने के लिए जो है बल वो कम लगाना पड़ेगा। और अगर किसी चीज़ को हम एकदम से रोकते हैं तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते रहो उस वस्तु को। हम अगर धीरे धीरे रोकेंगे, कुछ टाइम ले लेंगे रोकने के लिए, तो जो है बल कम लगाना पड़ेगा। कुछ टाइम ले रहे हैं यानी कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन की दर जो है ना वो क्या हो रही है, संवेग में परिवर्तन की दर बढ़ रही है और संवेग में परिवर्तन होने में समय लग रहा है, इसका मतलब बल जो है वो कम लगेगा। अगर संवेग में परिवर्तन होने में कम समय लग रहा है मतलब बल ज़्यादा लगेगा। जैसे देखिए एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ क्रिकेट के खेल के मैदान में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ये उदाहरण है इसका। जैसे कोई भी क्रिकेटर होता है वो क्या करता है, क्षेत्ररक्षक मतलब जो फील्डर होता है वो क्या करता है, कैच लेना होता है तो कैच लेने के बाद देखिए इस तरह से कैच लेके इस तरह से अपने हाथों को पीछे की तरफ लेता है, यानी गेंद हाथ में आने के साथ साथ वो इस तरह से पीछे की तरफ लेके आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसको चोट नहीं लग रही। अगर आप कैच को इस तरह से रखोगे ना, हाथ को इस तरह से रखोगे, बॉल डायरेक्ट यहाँ आके लगेगी तो आपकी चोट लग सकती है। जबकि कैच लेने का सही तरीका ये है, यानी कि इससे चोट नहीं लगती। कैसे नहीं लगती, देखिए जो बॉल आ रही है उसका कुछ ना कुछ मास है, द्रव्यमान, और उसका कुछ ना कुछ वेग भी है। किसी के पास यानी कि वेग होता है और द्रव्यमान होता है तो क्या होता है, संवेग होता है। संवेग क्या करता है, किसी चीज़ को प्रभावित कर सकता है। संवेग ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रभावित करेगा, संवेग कम है तो कम प्रभावित करेगा। यानी संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अगर संवेग में परिवर्तन जो है उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, देखिए संवेग में परिवर्तन में समय ज़्यादा कब लगेगा, जब आप इस तरह से कैच लोगे, इस तरह से कैच लोगे तो आपका वेग जो है ना वो धीरे धीरे देखिए बॉल का धीरे धीरे कम होगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। तो संवेग बिल्कुल जीरो होने में यानी कुछ टाइम लगा तो आपके हाथों पे चोट नहीं लगी, आपका बॉल ने आपके हाथों पे कम बल लगाया। जबकि सीधी बॉल आ रही है, आप हाथ को इस तरह से रखोगे, पीछे की तरफ नहीं करोगे तो एकदम बॉल का वेग क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि उसका संवेग एकदम जीरो हो जाएगा। यानी बहुत कम समय में संवेग में अंतर आ गया और समय कम हो गया और संवेग में अंतर यानी कि कम समय में आ गया, यानी कि आपका जो हाथों पर बल ज़्यादा लगेगा। बल का मतलब आपको वो बॉल ज़्यादा प्रभावित करेगी, चोट लग सकती है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट। दूसरा, किसी ऊंची कूद के खिलाड़ी को कूदने के लिए रेत से भरी जगह जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे जो कोई ऊंची कूद का खिलाड़ी होता है या लंबी कूद होती है, उनके लिए क्या करते हैं, खिलाड़ियों के लिए आगे रेत बिछा देते हैं स्टूडेंट, तो वो रेत पे आके कूदते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उनके चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि देखिए वो फुल स्पीड से भाग के आते हैं कूदने के लिए, और उनका यानी कि स्पीड से भाग के आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। उनका द्रव्यमान है, वो खूब स्पीड से भाग के आ रहे हैं, यानी कि उनका कुछ संवेग होता है। संवेग का मतलब हो गया वो प्रभावित कर सकते हैं किस चीज़ को, या फिर यानी कि उनके जो संवेग हो गया उस संवेग में क्या आएगा, अंतर आएगा, क्योंकि दौड़ के आ रहे हैं और दौड़ के आने के बाद एकदम रेस्ट में आएंगे, संवेग में अंतर आएगा। और वो संवेग में अंतर अगर एकदम से आ जाए ना, कम समय में आ जाए तो फोर्स बल ज़्यादा लगेगा, उससे चोट लग सकती है। यानी आप एकदम से खूब तेज़ दौड़ते जा रहे हो, आपको सामने अंधेरे में दौड़ते जा रहे हो, एकदम से सामने कोई
गाड़ी आ जाती है या कोई ऐसे कोई व्हीकल खड़ा है उसके जाके टकराते हो तो चोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपका संवेग ज़्यादा था और संवेग में जो अंतर आया वो बहुत कम समय में आ गया। एकदम से आपका संवेग 0 हो गया, अंतर कम समय में आ गया, बल ज़्यादा लगा, यानी आपकी चोट लग सकती है। वैसे वो तेज खिलाड़ी दौड़ के आ रहे हैं एकदम से, अगर नीचे फर्श होगा तो क्या होगा, एकदम से उनका जो वेग है वो 0, वेग 0 मतलब संवेग 0, यानी संवेग में जो परिवर्तन हुआ बहुत कम समय में, यानी कि बल जो है वो ज़्यादा लगा। जबकि अगर नीचे रेत बिछा हुआ तो क्या होगा, खिलाड़ी दौड़ के आएगा, दौड़ के आने के बाद जो है पहले रेत पे गिरेगा, रेत पे गिरने के बाद है कि पाँव धीरे धीरे इस तरह से धसेंगे रेत में। तो जो संवेग में अंतर हो रहा है ना उसमें कुछ समय लगेगा, और संवेग में अंतर में कुछ समय लग जाएगा तो बल क्या लगेगा, कम। यानी कि एक ध्यान रखिए, अगर जो समय अगर ज़्यादा लग रहा है ना संवेग के अंतर में तो बल जो है वो कम लगेगा। तो यहाँ अगर रेत नीचे होगी तो उसका संवेग एकदम से 0 नहीं होगा, जैसा फर्श पे कूदेगा तो एकदम से वेग 0, यानी संवेग में अंतर बहुत कम समय में आएगा, चोट लग जाएगी। जबकि समय अगर ज़्यादा लगेगा उसको रेत में धीरे धीरे आगे की तरफ धसेगा, यानी कि संवेग में अंतर होगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा मतलब उस पर बल कम लगेगा, बल कम लगेगा मतलब उसको चोट नहीं लगेगी। तो ये था स्टूडेंट, तो समझ में आ गया ना कि क्या होता है, संवेग में अंतर जितना जल्दी हो रहा है, जितना यानी कि संवेग में अंतर कम समय में हो रहा है तो बल ज़्यादा लग रहा है, और संवेग में अंतर ज़्यादा समय में हो रहा है तो बल जो है वो कम लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।